हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 15 के टॉपिक बी कीपिंग को पढ़ेंगे और कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी कीपिंग। बी कीपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपीकल्चर। तो बी कीपिंग को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर भी कहते हैं। बी कीपिंग इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ हनी बी इन बी हाइव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। तो बी कीपिंग क्या होते हैं? मधुमक्खी पालन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मधुमक्खी को पाला जाता है। किसके लिए? हनी और वैक्स के प्रोडक्शन के लिए। लोकल वेराइटीज ऑफ हनी बी यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। तो कुछ वेराइटीज को देखते हैं जिनका यूज किया जाता है हनी प्रोडक्शन के लिए। इंडियन बी। तो इंडियन बी का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है एपिस सेराना। नेक्स्ट इज रॉक बी, एपिस डॉर्साटा। लिटिल बी, एपिस फ्लोरे। एंड इटालियन बी, एपिस मेलिफेरा। एपेरीज। तो एपेरीज क्या होती हैं? कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म। तो ऐसे फार्म जहां पर क्या किया जाता है? हनी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एपेरीज बोलते हैं। द इटालियन बी हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। तो जो भी वेराइटीज हमने पढ़ी थी उनमें से जो इटालियन बी होती है उसकी हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है। क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड ऑन। तो जो हनी की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? तो पहला है पास्ट्रेज। तो पास्ट्रेज क्या होता है? प्लांट फ्लावर फ्रॉम विच हनी बी कलेक्ट हनी। तो ऐसे प्लांट और फ्लावर जिससे क्या कर रही है? हनी बी हनी कलेक्ट करती है। नेक्स्ट इज फ्लावर अवेबिलिटी फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। तो क्या होना चाहिए? हनी की क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? फ्लावर अवेलेबल है या नहीं उस पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि क्या है? फ्लावर से क्या मिलने वाला है? नेक्टर मिलने वाला है, इसलिए। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ फ्लावर डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। अब जिस तरह का फ्लावर होता है उसी तरह से क्या होगा? हनी का टेस्ट भी होगा। तो हनी में क्या होगा? जो टेस्ट है वो किस पर डिपेंड करेगा? फ्लावर पर भी डिपेंड करेगा। First question is what do we get from cereal, pulses, fruits and vegetable? तो cereal, pulses, fruit, vegetable से हमें क्या मिलता है? तो सीरियल हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन, वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। नेक्स्ट इज हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। तो कैसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप बाय डिक्रीजिंग द ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग यील्ड। तो क्या करते हैं? वो ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं क्रॉप प्लांट की, और उसकी यील्ड को भी डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए हमारे हमारे प्लांट में? डिजायरेबल। तो अगर वो प्लांट फोडर क्रॉप है तो उसमें क्या होना चाहिए? टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर वो सीरियल प्लांट है तो कैसा होना चाहिए? ड्राफ्टनेस उसका करेक्टर है। मतलब ड्राफ्टनेस का मतलब प्लांट कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। पर अगर फोडर क्रॉप है तो कैसा होना चाहिए? प्लांट टॉल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड व्हाई दे कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है और उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों कहा जाता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये सबको पता है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अच्छा, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए है क्योंकि इनको कितने अमाउंट में रिक्वायर होता है? तो लार्ज अमाउंट में इनकी जरूरत होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट। तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? प्लांट गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। प्लांट को न्यूट्रिएंट एयर से, वाटर से और सॉइल से मिलता है। कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं? तो मैन्योर इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर क्या करता है? सॉइल को न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है। वेयर एज फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट के एक सोर्स की तरह दिए जाते हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं फर्टिलाइजर? नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट एंड व्हाई। तो इसमें तीन ऑप्शन या तीन कंडीशंस दी गई थी, उसमें से कंडीशन नंबर सी जो है वो क्या करेगी? मोस्ट बेनिफिट देगी। अब वो कंडीशन क्या कहती है? फार्मर यूज क्वालिटी सीड, अडॉप्ट इरिगेशन, यूज फर्टिलाइजर एंड यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर। तो अगर फार्मर इन सभी चीजों का यूज करते हैं तो इससे क्या होगा? उनकी यील्ड मैक्सिमाइज होगी और इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर लॉसेस भी कम होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप। तो भाई हमें क्यों प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स को यूज करना चाहिए अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं क्यों। क्योंकि जो हमारी क्रॉप है उस पर क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकती है किससे, वीड से, इंसेक्ट पेस्ट से और डिजीज से। अब वीड किस तरह से हमारी क्रॉप को डैमेज करता है, तो वीड क्या करते हैं, वीड compete करते हैं हमारे वाले प्लांट से, क्रॉप प्लांट से, किसके लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। इससे क्या होता है, हमारे क्रॉप प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से वीड अफेक्ट करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट डैमेज क्रॉप एंड रिड्यूस ईल्ड। तो अगर हमारे क्रॉप प्लांट के ऊपर किसी इंसेक्ट या पेस्ट का इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी जो ईल्ड होती है, आने वाली जो ईल्ड होगी वो कम हो जाएगी। पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरसेस कॉज डिजीज इन प्लांट। और कुछ पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस क्या करते हैं, हमारे प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। Thus, weed, insect, pests and pathogens should be controlled to get proper yield of the plant. तो अगर हमें yield चाहिए तो हमें क्या करना होगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स और प्रिवेंटिव मेथड्स को अपनाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। What factor may be responsible for losses of grain during storage? तो स्टोरेज के दौरान वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस होगा हमारी क्रॉप जो आई है। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज इंक्लूड बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर सारे लिविंग फैक्टर्स हैं एंड एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या आएंगे, सारे नॉन लिविंग। तो बायोटिक में क्या है, जैसे कि इंसेक्ट, रोडेंट, बैक्टीरिया, फंगस एंड माइट, ये सब हमारे ग्रेन को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। एबायोटिक फैक्टर जैसे कि मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री और डेयरी के अंदर ऐसी कौन सी की प्रैक्टिसेस हैं जो कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है, तो क्लीन एंड प्रॉपर शेल्टर। तो जो दोनों डेयरी के अंदर या पोल्ट्री के अंदर जो रहने की जगह है हमारे एनिमल्स की, वो क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए। फिर सप्लाई ऑफ बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट देनी है। नेक्स्ट क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन फॉरेन एंड लोकल वेराइटीज। तो ये मैंने पहले ही डिस्कस करा है अपने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको समझना हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट डिजीजेस। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्या है, दोनों में ही कॉमन है, डेयरी में भी और पोल्ट्री में भी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बॉयलर्स एंड लेयर्स इन देयर मैनेजमेंट। तो ब्रॉयलर्स और लेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। लेयर्स आर द एग लेइंग पोल्ट्री बर्ड्स। तो लेयर्स क्या होते हैं, ऐसे बर्ड जो क्या देने वाले हैं, जिनसे हमें एग मिलने वाला है। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, तो ब्रॉयलर्स आर द मीट प्रोड्यूसिंग चिकन। तो इससे क्या मिलेगा, हमें चिकन मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो दोनों की डाइट में है। तो जो लेयर्स होते हैं, जो उनकी डाइट होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस होती है और चीप होती है। मतलब इसमें हमें एडिशनली कुछ और वाइटामिन एंड ऑल देने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल डाइट है वो हम उनको देते हैं। क्योंकि जो बॉयलर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो फीड होनी चाहिए वो फैट में रिच होनी चाहिए, प्रोटीन में रिच होनी चाहिए और विटामिन ए एंड के में रिच होनी चाहिए। तो ये डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। तो कंपोजिट फिश कल्चर का क्या एडवांटेज है, अगर आपको समझना है कि कंपोजिट फिश कल्चर क्या है तो आप मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर को देख सकते हैं। अच्छा, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं कंपोजिट फिश कल्चर के अंदर। The fish species do not compete for food among them due to their different type of food habitat। तो यहाँ पर क्या होता है, फिशेस compete नहीं करती हैं आपस में फूड के लिए। क्यों, क्योंकि उन सभी की क्या है, डिफरेंट फूड हैबिटेट है। मतलब वो सेम फूड नहीं खा रही हैं, डिफरेंट फूड खा रही हैं। तो भाई सेम फूड नहीं है तो लड़ाई क्यों होगी, है ना। तो उनका डिफरेंट फूड है तो कंपटीशन भी नहीं है उनमें। तो फूड अवेलेबिलिटी इन द एंटायर पॉइंट इज यूटिलाइज। तो इससे क्या होता है, जितने भी पॉन्ड के अंदर जो भी फूड अवेलेबल है वो यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिश ईल्ड फ्रॉम द पॉन्ड इज इंक्रीज। और इससे क्या होता है, फिशेस की जो ईल्ड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। What are the desirable character of bee varieties suitable for honey production? तो अगर हमें हनी प्रोडक्शन कराना है तो ऐसे क्या करेक्टर्स होने चाहिए बी की वेराइटी के अंदर। तो क्या होना चाहिए, हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, जो हमें देखा था इटालियन बी के अंदर होती है, और कैन बी इजिली डोमेस्टिकेटेड इन आर्टिफिशियल बी हाइव, स्टिंग लेस एंड ब्रीड वेल। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें क्या देंगे, हनी प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट, What is genetic manipulation? How it is useful in agriculture practices? तो genetic manipulation क्या है और वो किस तरह से agriculture practices में useful है।
Genetic manipulation is a way of incorporating desirable character into crop varieties by hybridization. Genetic manipulation के अंदर हम लोग desirable character को अपनी crop variety के अंदर डालते हैं. किस तरह से? Hybridization के थ्रू. Genetic manipulation is useful in agriculture because it result into genetically improved crop. The new variety of crop produce high yield under different condition found in different area. तो genetic manipulation से क्या होता है, हमारी जो crop होती है वो improve हो जाती है और उससे क्या होता है, हमें high yield मिलती है और हमारी जो crop है वो different conditions में भी क्या कर सकती है, survive कर सकती है अगर उसके पास क्या है, वो desirable characters हैं. Next is for increasing production, what is common in poultry, fishery and beekeeping? तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए पोल्ट्री, फिशिंग और बी कीपिंग के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो कॉमन है? तो क्या कॉमन है? वैरायटी इंप्रूवमेंट कराया जाता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, हाउसिंग, रेयरिंग, सैनिटेशन, डिजीज कंट्रोल एंड मार्केटिंग. तो ये सभी चीज़ें तीनों में कॉमन है. हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? तो चलिए देख लेते हैं कैप्चर फिशिंग क्या होती है. इन कैप्चर फिशिंग द फिश कैचिंग इज डन फ्रॉम वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, लेक्स एंड ओशियन. तो कैप्चर फिशिंग के अंदर क्या है, मछली को पकड़ा जाता है कहाँ से? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लेक हो गया फिर ओशियन. मैरीकल्चर क्या होता है? इन मैरीकल्चर द कल्चर ऑफ मरीन फिश इज डन इन द कोस्टल वाटर. तो मैरीकल्चर में क्या है, यहाँ पे फिश को कल्चर किया जाता है, मतलब फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है कहाँ पर? कोस्टल वाटर के अंदर. मैरीकल्चर एक तरह का एक टाइप है किसका? एक्वाकल्चर का ही टाइप मैरीकल्चर है. अब एक्वाकल्चर क्या है? इन एक्वाकल्चर कल्चरिंग ऑफ फिश इज डन यूजिंग एनी वाटर बॉडी विच कंटेन सॉल्टी वाटर या फिर फ्रेश वाटर. तो एक्वाकल्चर में भी क्या है, फिश को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है ये भी, और एक किसी भी बॉडी के अंदर कर सकते हैं, किसी भी वाटर बॉडी, मतलब या तो सॉल्टी वाटर हो या फ्रेश वाटर, किसी भी वाटर में हम लोग कर सकते हैं एक्वाकल्चर. तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.